बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन की वजह से एक नए कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था। फिर क्या था, फिर मनी का कॉन्सेप्ट आया था। फिर उसके बाद से मनी का कॉन्सेप्ट आया, और ऐसा नहीं है कि मनी एक आध दिन ही अचानक से जो है मनी आ गया और फिर हम लोग मनी में डील करने लगे। तो ऐसा भी नहीं हुआ था, मनी का भी इवोल्यूशन हुआ था। तो धीरे धीरे करके किस तरीके से मनी आया, और डायरेक्ट पेपर मनी नहीं आया, उसके पहले भी कई सारी चीजें थी जो हमें देखने को मिली थी ना बार्टर सिस्टम के बाद। तो वो क्या क्या चीजें थी उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं यहाँ पे कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये मनी की डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन पूछती है तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि मनी क्या होता है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड। मनी हर वो चीज होती है जो हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पॉकेट में पेपर मनी पड़ा हुआ है सिर्फ वही मनी है, और किसी चीज को हम मनी नहीं कहते हैं। तो मनी एक ऐसी चीज होती है जिसे हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉर किस लिए, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेन देन करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए एज अ मीडियम यूज करते हैं, और एक्ट एज मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि मनी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, उसको फ्यूचर में कभी और भी पे कर सकते हैं। जो कि बार्टर सिस्टम में हमने देखा था कि उसका ड्रॉबैक था ना, उसकी लिमिटेशन थी हम कि उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, यानी कि उसकी कीमत नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी भी सामान की। लेकिन मनी में हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अमाउंट से कितनी चीजें, क्या चीजें किस अमाउंट की होनी चाहिए, कैसे परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुई उसकी, तो उसमें देखते हैं ना इवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वेट अ सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ मनी में ये हुआ था कि जो मनी है वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग प्लेसेस पे और अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे जो है बनना शुरू हुआ था। जो एंशियंट टाइम की अगर बात की जाए तो उस समय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करते थे, है ना। एंशियंट टाइम की बात की जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते थे। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी वो हर चीज होती है जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करती है। तो उस टाइम हम कह सकते थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज होते थे। फिर उसके बाद जो है लेटर ऑन कुछ समय बीता, धीरे धीरे करके जो क्या होते थे, मेटालिक कॉइन्स आ गए थे, है ना। कॉपर के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, ऐसे कुछ कॉइन्स हुआ करते थे। उनको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना शुरू किए थे, यानी एज अ मनी की तरह यूज करना स्टार्ट किए थे मेटालिक कॉइन्स को। फिर बोल रहा है आगे कि मेटालिक कॉइन्स जो था ना वो बहुत ही बल्कि और बहुत भारी सा हुआ करता था। ऐसा भी होता था कि हम इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था कि हमेशा उसको कैरी करके कहीं भी ले जाया जा सके, ट्रेवल किया जा सके। तो ये सारे ड्रॉबैक की वजह से मेटालिक कॉइन को भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। फिर नया आया क्या, फॉर्म ऑफ मनी, जो कि था सिल्वर एंड कॉइन, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में आया। मेटेलिक कॉइन्स के बाद में मनी और इवॉल्व होके सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स का रूप ले लिया। अब हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है इन कॉइन्स को यूज करने लगे थे। मेटेलिक कॉइन्स के बाद ये हुआ था। फिर जो है अराउंड 1930 के अराउंड पे जो है हमारी जो मनी थी वो सिल्वर एंड कॉइन से भी क्या होता था कि पूरे रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री का पूरा नहीं हो पा रहा था, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता था कि छोटी चीज की वैल्यू के लिए हम उसको उतना नहीं मेजर करना चाहते थे। इसके लिए क्या किया गया, फिर हम पेपर मनी की तरफ आए। ठीक है, 1930 के अराउंड पे तक हम लोग कहाँ पे आ गए थे, शिफ्ट हो गए थे, पेपर मनी तक आ गए थे। यानी कि अब हम पेपर मनी यूज करने लगे थे फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना। उसके बाद क्या हुआ था, अभी जैसे चेंजेस आते आते धीरे धीरे कहाँ एक टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे, अब पेपर मनी यूज होने लगी थी। तो अब के टाइम पे तो और एडवांस हो गया है। अब जो है हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक मनी। अब जो है हम प्लास्टिक मनी भी करते हैं। और प्लास्टिक मनी क्या होती है, जैसे कि हमारा हो गया हो डेबिट कार्ड, हो गया हो क्रेडिट कार्ड, हो गया हो, ये सारी चीजें क्या होती है, प्लास्टिक मनी होती है जो हम कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आज की अगर टाइम की बात करेंगे ना तो अब हम ई मनी भी यूज करने लगे हैं, जिसको कि हम एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है लेकिन उस तरह के कॉइन्स को, उस तरह के मनी को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिप्टो हो गई, क्रिप्टो करेंसी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो इसको भी हम क्या करते हैं, अब यूज करने लगे हैं। तो धीरे धीरे करके मनी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ। पहले हम क्या यूज किया करते थे, पहले जो था
वो क्या यूज होता था सबसे ज्यादा, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज करते थे। वेट अ सेकंड। पहले जो है हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जैसे हो गया हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सारी चीजों को एज अ मनी यूज करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कहाँ पे आए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बाद जो है हम आए थे मेटेलिक कॉइन पे। फिर हम मेटेलिक कॉइन्स को यूज करने लगे थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटेलिक कॉइन्स जैसे आयरन कॉइन्स हो गई और जो है कॉपर कॉइन्स हो गई, इन चीजों का यूज करने लगे थे फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद से मेटेलिक कॉइन के बाद क्या आया, चेंज आया, क्या आया चेंज मेटेलिक कॉइन के बाद? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। बिल्कुल, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आया। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आया। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के बाद भी जो है हम कहाँ शिफ्ट हुए, उसके बाद हम पेपर मनी पे आए, है ना। फिर पेपर मनी का यूज हुआ, पेपर मनी जो है फेमस हुआ। और पेपर मनी के बाद जो है फिर क्या यूज होने लगा, प्लास्टिक मनी। पेपर मनी के बाद भी हम क्या यूज करने लगे, प्लास्टिक मनी का यूज करने लगे, जो कि हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। तो ये था क्या, धीरे धीरे कैसे हम मनी को इवॉल्व किए हैं, कहाँ से कहाँ तक मनी शिफ्ट हुई है, कब और किन किन चीजों का यूज कर चुके हैं और अभी क्या यूज कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल था। ठीक है, ये बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ? मैम हम्म। मैम प्लास्टिक मनी के बाद जो ऑनलाइन करते हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उसे ई मनी बोल सकते हैं हम, है ना। ई मनी बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो मान लो पेटीएम वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, तो वॉलेट में भी हमारा कुछ पैसे रखे रहते हैं, तो उसको हम डिजिटली यूज कर रहे हैं, वो हम पैसा फिजिकली बाहर नहीं निकाल रहे हैं, या उसको जो है हम एटीएम से कहीं बाहर, अगर हम एटीएम यूज करके, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके उसको पैसे को विड्रॉ करेंगे, फिर उन पैसे को यूज करेंगे, तो वो तो पेपर मनी में चेंज हो जाएगा या प्लास्टिक मनी में चेंज हो जाएगा, जब तक हम डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिजिटली ट्रांसफर करें एक वॉलेट से, एक किसी एक के फोन पे वॉलेट से दूसरे के फोन पे वॉलेट पे या पेटीएम वॉलेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सब ई मनी होता है। और ये भी क्या है, इसके आगे का प्रोसेस है कि अब जो है ई मनी यूज होने लगा। ठीक है, यस मैम। एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में अगर बता पूछता है तो हम इसी तरीके से समझ सकते हैं उसको, और अच्छे से अपने एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है मनी क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पे। या पहले ये सुन लो कि ये जो एवोल्यूशन ऑफ मनी भी था ना, ये हमारे समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये उतना रेलेवेंट नहीं था। बहुत जरूरी नहीं है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आए ही आए, अगर आएगा भी तो हम बिल्कुल इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि अपने आप से लिख लेंगे, उस तरीके से पढ़ना है एक बार इसको। उसी तरीके से आगे आते हैं अगर फंक्शन ऑफ मनी पे, तो अगर सिलेबस देखोगे सीबीएसई का, तो फंक्शन ऑफ मनी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है फंक्शन ऑफ मनी। बट स्टिल कभी कभी फंक्शन ऑफ मनी जो है वो वाइवा टाइप के क्वेश्चन में या ओरल क्वेश्चन में पूछ सकता है। और एक जनरल पर्पस के लिए भी, हमें बेसिक नॉलेज के लिए भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ मनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन ऑफ मनी में मेनली टू टाइप के फंक्शन होते हैं मनी के। क्या होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, मतलब सबसे पहला फर्स्टली जो मेन काम होता है पैसे का, प्राइमरी फंक्शन उसे कहते हैं, है ना। और दूसरा फंक्शन ऑफ मनी होता है क्या, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन होता है, मतलब कि जो प्राइमरी काम करने के अलावा जितने भी तरीके के काम हो गए जो हम मनी से कर सकते हैं, जिस जो प्राइमरी के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें कहाँ से कहाँ जाएंगी, मनी के सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जाएंगी। तो बेसिकली क्या है कि मनी का दो टाइप का मेन फंक्शन होता है। एक होता है क्या, एक होता है क्या मनी का प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। जब हम बोल सकते हैं कि मनी का जो बेसिक और मेन, सबसे मेन काम जो होता है, अगर हम वो काम इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो हम किस वाले में इंक्लूड करेंगे, वो हम करेंगे प्राइमरी फंक्शन के अंदर। इस प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो चीजें आ गई, उसको छोड़ के जितनी भी चीजें मनी से रिलेटेड बच गई, उसके काम से रिलेटेड, वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जाएंगी। तो ये बताओ कि मनी का सबसे मेन फंक्शन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मनी का काम होता क्या है, मनी अगर है तो उससे हम क्या करेंगे?
एक्सचेंज। बिल्कुल एक्सचेंज करेंगे, इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करेंगे। पैसा होने का फायदा ही क्या, जब हम मुझसे कोई चीज खरीद ना सके, है ना। तो अगर हमें किसी चीज की नीड है, उस नीड को लेने के लिए, उस नीड को एक्सचेंज करने के लिए अगर हम मनी का यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको मनी बोलेंगे ही क्यों, उसको कुछ और क्यों नहीं बोल देंगे। तो सबसे मेन फंक्शन क्या होता है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन होता है। और दूसरा मेन फंक्शन होता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? अभी पीछे बताए भी हैं। वेल, किसी भी गुड्स की गुड्स की वैल्यू। वैल्यू हो मतलब उसकी कीमत निकालना कि उसकी कितनी वर्थ हो सकती है ना। ये मनी का फंक्शन होता है। मनी में हम किसी चीज को तौल सकते हैं, मतलब उसकी उसकी कीमत निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी या एक्सचेंज फंक्शन करना रहेगा, तो ये दो मनी का मेन बेसिक फंक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन। और ये बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स भी बना के लिखे गए हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसको सेल्फ स्टडी करना है, बुक से अपने आप से पढ़ना है। जब कॉपी में लिखेंगे ना, तो एक बस क्या करेंगे कि पढ़ के एक बार बस शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में जो है एक दो लाइन की डेफिनेशन उसकी अकॉर्डिंग उसमें लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में मेन पार्ट, ये मेन तो है नहीं इंक्लूडेड, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वाइवा में फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। भले एग्जाम में अगर तुम्हारे नहीं आएगा, अगर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बात किया जाए, लेकिन इससे क्वेश्चन फिर भी पूछे जाते हैं। और हमें मनी, क्योंकि हम डेली लाइफ में मनी का यूज करते हैं, तो हमें मनी के फंक्शंस भी बिल्कुल पता होने चाहिए। और आपके आगे आने वाले क्लासेस में भी ना काम आएगी, जैसे कि स्कूल के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम आएगा, या जब हम कॉलेज में जाएंगे, तो वहां पे भी ये सारी चीजें काम आएंगी, वेस्ट नहीं जाने वाली है कभी भी पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद जो है मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। मनी का सेकेंडरी फंक्शन ये होता है ना कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट में भी अभी पीछे हम लोग ने डिस्कस किया था, उसमें क्या होता था कि जब भी हम मनी को एज अ फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज करते थे, मतलब कि एक बार में हमें फुल पेमेंट नहीं करना है, तो धीरे धीरे रुक रुक के, या फ्यूचर पेमेंट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात हो जाए, तो हम मनी को यूज कर सकते हैं। और मनी को एज अ हम क्रेडिट की तरह, उधार की तरह, है ना, मनी को यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, मनी का एक सेकेंडरी फंक्शन होता है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, उसके अलावा जितने के फंक्शन है वो सारे सेकेंडरी में जाने वाले। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू पे अभी पीछे पढ़ चुके हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एसेट फंक्शन करता है। मनी मतलब मनी को हम बचा के, सेव करके आगे आने वाले दिनों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। उसको जो है हम उसकी फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं, कि आज जो है अगर हम इसे, इस मनी इस चीज में, किसी चीज में इन्वेस्ट करके रखेंगे, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आगे वो हमें काम आने वाला है। ऐसा हम बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे, लेकिन जो मनी सिस्टम था, मनी का फंक्शन है, उसमें हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह रख सकते हैं। तो ये क्या था, ये फंक्शंस ऑफ मनी था। ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़े। और ये बुक से पढ़ना है सबको, सेल्फ स्टडी करनी है खुद से, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। उसके बाद बुक में एक और टॉपिक लिखी हुई है कि मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ना। मनी की वजह से बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हुई। बार्टर सिस्टम में हम लोगों ने जो 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 ड्रॉबैक्स पढ़ा, लिमिटेशंस पीछे पड़ी हैं, वो सारे लिमिटेशंस को मनी सॉल्व कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है ना। मनी का मेजर ऑफ वैल्यू होता है, मतलब हम मनी को जो है, मनी को है हम ऐसा उसको क्या कर सकते हैं, किसी गुड्स की वैल्यू को, उसकी वर्दीनेस को जानने के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को हम जो है अपने स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में हम किसी चीज को, किसी कॉमोडिटी को स्टोर करके रख नहीं सकते थे। ये हो गया। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब मनी को जो है हम ऐसा डिफर्ड पेमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बट बार्टर सिस्टम में हम ये काम नहीं कर सकते थे। यानी कि जितनी भी लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी ना बार्टर सिस्टम में, वो लिमिटेशंस को सारे को जो क्या करता है, वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करता है मनी। और कैसे करता है, उसकी लिमिटेशन वाले पॉइंट्स को ही लिख के उसको फिर हम समझाएंगे कि ये चीज उसमें नहीं हो पाती थी, लेकिन मनी में हो पाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? मैम
ओके ओके ओके, पढ़ना है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, बुक से भी पढ़नी है, क्योंकि नोट्स में चीजें कम रहती हैं और बुक में ज्यादा रहती हैं। तो हमें एक बार लैंग्वेज जाने के लिए बुक से स्टडी करना ही करना है। नोट्स हमें समझने के लिए होता है और उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है उसके लिए होता है, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए और अपने दिमाग में 4 बार 10 बार वही बात डालने के लिए बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी बस कान से सुन रहे हो, जब खुद से रीड करोगे ना तो और अच्छे से दिमाग में अंदर तक जाएगा। आगे आते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इससे, इस टॉपिक से मान के चलो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है, मनी सप्लाई वाले से। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मनी सप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इससे 100% क्वेश्चन आने ही आना है। 6 मार्क्स से जो क्वेश्चन आने हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से, उनमें तुम इसको भी एक 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एमसीक्यू टाइप में या कहीं पे भी मान के चलो, इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं है क्या ये मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by people of a country at a particular point of time। क्या बोला कि मनी सप्लाई का मतलब होता है, रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। जितनी स्टॉक, जितना भी हमारे पास स्टॉक है मनी का, हमारे पास मतलब किसके पास, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी कि देश के जितने लोग हैं, देश की जितनी जनसंख्या है, उनके पास, हर नागरिक के पास जितना मनी वो क्या करे हैं, एज अ स्टॉक बना के, यानी अपने पास रखे हुए हैं उन पैसे को, कब, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसे क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना सारी बातें मेरी, कि इसमें क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। मनी सप्लाई का ये मतलब हुआ कि कंट्री के जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी वो उनके पास रखा हुआ है, कितना मनी उनके पास इकट्ठा हुआ है, उसे कहते हैं क्या, मनी सप्लाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है ना, मनी सप्लाई में एक चीज पूछती है कि बताओ, यहाँ पे पूछता है कि बताओ ये जो मनी सप्लाई है ये स्टॉक ऑफ मनी यहाँ क्यों लिखा हुआ है। ये ऐसे पूछता है कि मनी सप्लाई क्या जो होता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है या वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। अब किसी को याद आया कि फ्लो और स्टॉक हम लोग कहीं पढ़ चुके हैं? यस मैम, यस मैम, कहाँ यस पढ़े मैम। थे? यस मैम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल इनकम में हम लोग ने पढ़ा था कि फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गए। तो जब भी कभी पूछेगा, ये 1 मार्क्स में ऐसे एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है 1 मार्क्स में, कि मनी जो सप्लाई है, मनी सप्लाई, इज इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, मनी सप्लाई जो है ना वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, रीजन भी जान लेते हैं। क्योंकि हमने देखा कि कंट्री के पीपल ने कितने मनी रखी हुई है एट ए पर्टिकुलर, यहाँ लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा है, सिर्फ उतना अगर हमें जानना रहेगा तब हम बोलेंगे क्या, मनी जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या चीजें होती हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट में किसकी बात होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है कि अभी जो है 4 बज रहे हैं और इस टाइम पे कंट्री के पीपल के पास कितनी मनी है, मनी सप्लाई क्या हो रही है ना, मनी सप्लाई पूछ लिया कोई, तो हम मनी सप्लाई जो कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का बताएंगे ना, उस 4 बजे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी मनी सप्लाई है कंट्री में, वो हम बताएंगे वहां पे। इसीलिए क्या होता है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये बात एकदम अच्छे से याद रहनी चाहिए। क्यों होती है स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है। ठीक है, फिर उसके यस बाद मैम, ना यहाँ पे उसमें एक आगे चीज लिखी हुई है कि प्रिंसिपल, आगे लिखा हुआ है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई आर, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई लिखा हुआ है। इसका, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। पहली बात लिखी हुई है, ओके,
पहली बात लिखी हुई है यहाँ पे कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, है ना। दूसरा लिखा है डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। और तीसरी है क्या, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मतलब मनी सप्लाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मनी सप्लाई का मतलब समझ में आया था कि जितने भी लोगों से, जितने भी कंट्री के पीपल है, उनके पास कितना मनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है मनी सप्लाई। तो उस मनी सप्लाई के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, वही यहाँ बता रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। पहली चीज हो गई, फर्स्ट चीज हो गई क्या, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब जो आम जनसंख्या है, यानी कि आम जो पीपल ऑफ द नेशन है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर लोगों के पास, आप ही लोग हो गए या हम ही लोग हो गए, हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास जो है हमेशा कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। कुछ लोग जो है अपने पास नोट रखे रहते हैं पॉकेट में हमेशा, या घर में कहीं रखे रहते हैं, है ना। कुछ अपने पास कॉइन्स रखे रहते हैं, कुछ जो है जो कैश हो गया, कॉइन हो गया, या किसी और फॉर्म में जो है बहुत ही चेंज रखे रहते हैं, या बड़ी बड़ी करेंसी रखे रहते हैं। कुछ लोगों को शौक है कि उनके पास हमेशा 500 या 2000 के नोट रखे रहे। तो इस तरीके से जो जितने भी पॉपुलेशन है, सब लोग कहीं ना कहीं अपने पास जो है पैसा को अपने घर में, या अपने पास, अपने पॉकेट में, या अपने पर्स में कह सकते हैं, या अपने अलमीरा में कह सकते हैं, तिजोरी में कह सकते हैं, कहीं पे भी अपने अपने पास जो है पैसे रखे रहते हैं। रखे रहते हैं कि नहीं, आपके पास खुद ही होगा कहीं ना कहीं पॉकेट में, बैग में, या कहीं छुपा के रखे होंगे सारे लोग। तो ये जो पैसे होते हैं ना, ये जो पैसे लोगों के पास होते हैं, करेंसी हो गया होगा या कॉइन्स हो गए होंगे, ये सारे पैसे को, ये सब जो मनी है, इसको हम बोलते हैं क्या, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना। इन सब चीजों को क्या कहते हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। मतलब लोगों के पास जितनी भी करेंसी है अपने पास, वो सारी करेंसी को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये वाली बात समझ में आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, फिर ma'am. उसके बाद, ओके, उसके बाद है सेकंड कि डिमांड डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी तरीके से जैसे लोग हो गए ना बहुत सारे, तो उसी तरीके से बैंक भी बहुत सारा होता है ना। बैंक तो हमें पता ही है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे एसबीआई हो गई, है ना, बीओबी हो गई मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और क्या हो गया, और जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, है ना। उसी तरीके से और बैंक हो गया, और भी कोई अलग अलग तरीके के बहुत सारे नंबर ऑफ बैंक्स हो गए। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ बैंक्स है, तो जितने पब्लिक हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सारा पैसा क्या सिर्फ अपने पास ही रखते हैं क्या, हमारा जो है बैंक में कोई पैसे कभी भी डिपॉजिट नहीं होता है। अलग अलग जो लोग हैं ना, वो अलग अलग क्या करते होंगे, बैंक में अपना अपना पैसा जो है, कुछ पैसा खुद के पास रखते होंगे और कुछ पैसा जो है बैंक के पास भी डिपॉजिट करते होंगे। इस टाइम हमें ये पता है कि ऑलमोस्ट हर लोग ही हैं कंट्री में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है कंट्री में, जिनकी बैंक अकाउंट खुली हुई है और उनके पैसे भी बैंक में डिपॉजिट होते ही होते हैं। ये तो हम जानते ही हैं। ये बात समझ में आई क्या बोला जा रहा है। लोग जो हैं खुद के पास तो पैसे रखते ही रखते हैं, लेकिन साथ में कुछ पैसा सारा का सारा अपने पास नहीं रखते हैं, कुछ पैसा उठा के बैंक में भी डाले रहते हैं, बैंक में वो डिपॉजिट करे रखते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो फिर क्या होता है कि बैंक में जो डिपॉजिट होता है ना, वो भी कई तरीके का डिपॉजिट होता है, जिसके बारे में अभी हम बैंकिंग वाला जब पढ़ेंगे तो और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस शॉर्ट में ये जान लो कि बैंक में अलग अलग तरीके के डिपॉजिट होते हैं। एक हम बोलते हैं करेंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट खुलवाया जाता है, यानी जो जनरल पब्लिक होती है ना, वो करंट अकाउंट खुलवाती है बैंक में। दूसरा खुलवाती है क्या, सेविंग्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा खुलवाती है बैंक में, सेविंग्स अकाउंट। और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इन तीन तरह के अकाउंट जो है बैंक में खोले जाते हैं। और जो लोग होते हैं वो अलग अलग, उनका जैसा भी मन होगा उस तरीके का, कोई करंट अकाउंट खोला है, कोई सेविंग अकाउंट खोला है, कोई दोनों ही खोला है, एक आदमी का तीनों ही अकाउंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके का कैसा अकाउंट खुलवाया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं। अब इन अकाउंट्स के बारे में भी जो है ना,
थोड़ा सा जान लेते हैं एक शॉर्ट में कि जो करेंट अकाउंट होता है इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक तरह से चालू खाता की तरह होता है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें लेन देन जो है, जो ट्रांजेक्शन करना है बैंक के साथ, जो लेन देन होती है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं होती है। इसमें ये नहीं होता है कि आप बस इतने नंबर 5 बारी या महीने में जो है 20 बारी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है इस वाले अकाउंट में, करंट अकाउंट में। और क्या होता है कि इस करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो हम लोग अगर पैसा जमा करते हैं बैंक में तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट भी देती है ना, करंट अकाउंट में बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है, 0 इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम अपना अकाउंट करंट अकाउंट में खुलाते हैं तो बैंक हमको 0 इंटरेस्ट देती है, यानी करंट अकाउंट में हमें 1 भी रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बात समझ में आई? फिर उसी तरीके से दूसरा अकाउंट होता है क्या, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट होती है जिसे हम कहते हैं बचत खाता। बचत खाता मतलब हम अपने जो पैसे सेव करते हैं, जो हमें अपने पैसे को बचा के रखना होता है, तो वो पैसे हम अपने इसमें सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं। और ये जो होता है ना, सेविंग्स अकाउंट होता है, इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है। बैंक इसमें हमें कुछ परसेंटेज, जैसे कि 4% हो गया, 3.5% हो गया, अभी तो और कम हो गया है, तो और अराउंड 3.5% इंटरेस्ट जो है वो सारी बैंक हमें देती है, हमारे जो पैसे सेव करके हम रखे रहते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर। और इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ लिमिट लगी रहती है। करंट अकाउंट के जैसा नहीं होता है कि इसके अंदर कोई लिमिट ना हो। थर्ड हमारा टाइप का अकाउंट हो गया क्या, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं ना कि कुछ पैसा उठा के, कुछ लंबा अमाउंट उठा के कुछ नंबर ऑफ टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। और हमें पता होता है कि उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो 5 साल के लिए एफडी अकाउंट खुलवाया, तो उस 5 साल तक हम कोई भी पैसा इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो 5 साल तक वो फिक्स अकाउंट में हमारा पैसा जो है पड़ा रहेगा उतने लंबे ड्यूरेशन के लिए। ये बात समझ में आई? आगे हम लोग इसको अभी जो है कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज जो है टाइम आपका कंप्लीट हो गया है। ये बात को ध्यान से सारे लोग सुनना ना, एक बार और से इसको रिपीट करना, मतलब देखना कि क्या क्या चीजें बोली गई है, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत इनकम्प्लीट से छूट गया है। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है इनकम्प्लीट है, इसको समझने के लिए हमें सारी चीजें एक दिमाग में मेरे होनी चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे तो हमें आगे समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए एक बार इस वीडियो को रिपीट से देखना सब लोग। चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं दोबारा से।